Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on poison information services. So in this video, we will cover about the history and the PCC and the staffing of the PCC and the benefits associated with the development of that PCC. For my previous videos on drug information services, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. Let's talk about the poison information services. So first we will talk about the history of poison information. So the first center was in the institute in North America and Europe during the year 1950. So the International Program on Chemical Safety, that is IPCS, was established in 1980 as a collaborative program of the International Labour Organization, that is ILO, the United Nations Environment Program, that is UNEP, and the World Health Organization, that is WHO, in order to provide the assessment of the risk to human health and the environment posed by the chemicals. तो केमिकल की वजह से जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट को या फिर ह्यूमन बींग्स को, तो उसके लिए पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विसेज या PIC जो है सेंटर्स, दैट इज़ पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं. सो द IPCS, that is the International Program on Chemical Safety, provides guidance on the use of such assessment and seeks to strengthen the capacity of each country to prevent and treat the harmful effect of chemicals and to manage emergencies involving chemical. सो IPCS के अकॉर्डिंग IPCS जो रहता है ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हर एक कंट्री में जो भी हार्मफुल केमिकल की वजह से जितने भी एमरजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है. So, its work on prevention and treatment of poisoning is undertaken in collaboration with the World Federal of Association of Clinical Toxicology Center and the Poison Control Center and its member association. तो बेसिकली इसको प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट करने के लिए कोलाब्रेशन में वर्क होता है, दैट इज़ WFACTC एंड द PCC जो सेंटर्स रहते हैं और उनसे एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं वो लोग इस फील्ड में वर्क करते हैं. तो जो मेन एम होता है ऑफ द EC, दैट इज़ द यूरोपियन कमीशन इन द फील्ड ऑफ पॉइजन कंट्रोल, आर सिमिलर टू दोज ऑफ द IPCS एंड मैनी एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन जॉइंटली बाय द टू बॉडीज़. तो जो आपकी IPCS होती है वो और EC जो है दोनों जो रहते हैं वो जॉइंटली वर्क करते हैं. दोनों के जो फंक्शंस रहते हैं वो सिमिलर ही रहते हैं और दोनों ही आपके पॉइजन से कैसे ट्रीट करना है, कैसे आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो उनके इफ़ेक्ट्स को, तो उन पे वर्क करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. तो बेसिकली जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज होती है तो डिफरेंट चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है. तो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में सबसे पहली जो बात आती है दैट इज़ द PCC, सो पॉइजन कंट्रोल सेंटर. सो पॉइजन कंट्रोल सेंटर बेसिकली वर्क ऑन द provision of the services regarding the poison and related dangers and to manage with the poisoning cases. So this concept was first initiated in Chicago in 1953. तो जो PCC रहते हैं दैट इज़ द पॉइजन कंट्रोल सेंटर जो रहते हैं आपके पॉइजन और से रिलेटेड डेंजर के ऊपर वर्क करते हैं. और PCC वर इस्टेब्लिश फॉर दो रीजन्स के लिए PCC को इस्टेब्लिश किया गया था. एक आपका जो PCC से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसको कैसे ट्रीट किया जाता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको रैपिडली मिल सके और पॉइजन के प्रिवेंशन के लिए वो असिस्ट करते हैं, इसीलिए आपका PCCC बना गया है. अब अगर इसके स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफ में जो लोग इंक्लूड होते हैं उसमें फार्मेसी की टीम होती है जिसमें कि एक फार्मासिस्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट ट्रेन्ड इन द पॉइजन इन्फॉर्मेशन एंड इन द मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग इमरजेंसी. तो एक फार्मासिस्ट आप अपॉइंट करते हैं जो कि जिसको पॉइजन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होता है, और एक फार्मेसी टेक्नीशियन और स्टूडेंट होता है. देन मेडिकल टीम होती है जिसमें कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द कंसल्टेशन. सो मेडिकल टीम में एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट होता है. फिर उनकी जो सपोर्टिंग टीम रहती है जिसमें कि लाइब्रेरी साइंस में अगर ट्रेंड है, कोई कंप्यूटर का नॉलेज है तो उस बंदे को अपन रखते हैं. Plus, the Poison Information Center is a specialized unit providing information on the poisoning in principle to the whole community. तो
इसके लिए आपको सपोर्टिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है। और इसका जो मेन फंक्शंस होता है उस बेसिकली वो टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड द एडवाइस मैनेजमेंट फॉर द पॉइजनिंग केसेस और प्रोविजन फॉर द लेबोरेटरी एनालिसिस सर्विसेज, टॉक्सिको विजिलेंस एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। तो इसके लिए आपको लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो एज अ पार्ट ऑफ इट्स रोल इन टॉक्सिको विजिलेंस, द सेंटर एडवाइजेस on and in activity involved in the development, implementation and the evaluation of the measures for the prevention of the poisoning. So जो टॉक्सिको विजिलेंस का जो मेन रोल होता है उसमें क्या करते हैं कि वो लोग एडवाइस प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड द एवेल्यूशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द पॉइजनिंग, कि हाउ दे विल प्रिवेंट द पॉइजनिंग। सो एक तरीके से जो ये स्टाफ रहता है जो अपन अपॉइंट करते हैं, तो इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कॉन्टीजेंसी प्लान्स फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल डिजास्टर, इन मॉनिटरिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड इन हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज, देन असेस एंड ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस ड्यूरिंग द पॉइजनिंग वाया 24 आवर्स इमरजेंसी टेलीफोन सर्विसेज। तो 24 आवर्स की इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो रहती है अकॉर्डिंग टू दे विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, सो दे विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द केमिकल डिजास्टर और इन मॉनिटरिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, और जो भी ड्रग अब्यूज़ रहता है जिस सब्सटेंस के थ्रू हो रहा है तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ये लोग 24 आवर्स वर्क करते हैं। फिर दे विल प्रोवाइड द पब्लिक प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। जो इनकी टीम में जो भी मेंबर्स रहते हैं तो ये सारे मेंबर्स इससे रिलेटेड एजुकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। और दे कलेक्ट द डेटा ऑन पॉइजनिंग और दे परफॉर्म द रिसर्चेज ऑन दैट, देन असिस्ट द पब्लिक एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्यूरिंग द हैजार्डियस मटीरियल spills, और ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन एंड द फार्माको विजिलेंस दे विल वर्क, और सब्सटेंस अब्यूज़ पे काम करते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी पे काम करते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग फॉर द केमिकल इंसिडेंट एंड डिजास्टर एंड कोऑपरेशंस ऑफ द इंटर रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं। टीचिंग एंड द ट्रेनिंग, सो बेसिकली जो भी एक्सपीरियंस गेंड होता है पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर से, तो ये आप एक तरीके से ह्यूमन और जो भी एनिमल टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा है तो उसमें यू कैन यूज़ इट एज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स। और जो भी एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन होती है ऑफ दिस पॉइजन से रिलेटेड नॉलेज जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंग, सो दे आर द वाइटल फॉर इम्प्रूविंग द प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग से बचने के लिए एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेंटर्स does have education responsibilities that extend to the training of the medical practitioners and other professional health worker likely to encounter cases of poisoning and to communication with the local populations and the mass media. So basically जितने भी सेंटर्स होते हैं तो वो लोग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना मेडिकल प्रैक्टिशनर को और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको, ताकि कि अगर उनके पास में कभी भी कोई पॉइजन से रिलेटेड कोई केस आया है तो उससे वो प्रॉपरली डील कर सकें। देन लेटर सेक्शंस ऑफ दिस गाइडलाइंस इंक्लूड द एडवाइस ऑन द ट्रेनिंग नीड ऑफ द सेंटर एज वेल एज ऑन देयर टीचिंग एंड द ट्रेनिंग फंक्शन। सो बेसिकली वो लोग गाइड करते हैं और एडवाइस करते हैं जो भी ट्रेनिंग नीड होती है फॉर द सेंटर एज वेल एज देयर टीचिंग एंड द ट्रेनिंग फंक्शंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉक्सिको विजिलेंस। सो बेसिकली टॉक्सिको विजिलेंस एक तरीके से एक असेंशियल फंक्शन होता है फॉर द पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ में तो उनको आइडेंटिफाई करता है, एवेल्यूएशन होती है टॉक्सिको विजिलेंस में in an community, so and evaluating the measures taken to reduce or eliminate them। तो इनको इन जो टॉक्सिक रिस्क होते हैं इनको रिड्यूस करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए नेसेसरी जो मेजर्स रहते हैं वो लिए जाते हैं टॉक्सिको विजिलेंस में। सो जो बेसिकली जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस ऑफ इंक्वायरीज रिसीव्ड बाय द सेंटर परमिट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज सर्कमस्टांसेस, population and the possible toxic agent most likely to be involved as well as the detection of the hidden danger। तो बेसिकली जो भी हिडन डेंजर्स रहता है तो उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं
और जो भी सरकमस्टांसेस है और जो भी पॉपुलेशन रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके हिडन डेंजर्स को डिटेक्ट करके उनको रिमूव करना. सो बेसिक जो रोल होता है सेंटर इन टॉक्सिको विजिलेंस इज़ टू alert the appropriateness health and the other authorities so that the necessary preventive and the regulatory measures may be taken. So this role enables them to make a major contributions to the prevention of the poisoning through their collaboration with the health and other appropriate authorities. So let's talk about the environmental toxicity. So poison information centers, particularly in countries where there is no other readily accessible sources of information on toxic chemicals, are being asked to provide information on the effects of environmental contaminants, on the risk associated with the toxic waste, and on the safe level of chemical in the environmental and in the food and the other consumer goods. So जो जितने भी poison information centers रहते हैं particularly ऐसी countries में जहाँ पर कि कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशंस रहती है ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन और जो भी टॉक्सिक वेस्ट से एसोसिएटेड जितना भी रिस्क रहता है और ऑन द सेफ लेवल ऑफ केमिकल इन द एनवायरनमेंट एंड द फूड एंड द अदर कंज्यूमर गुड्स, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं तो वो भी जितना भी डेटा उनके पास में अवेलेबल रहता है रिगार्डिंग द एक्सपोजर टू द एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स और जो भी इंफॉर्मेशंस रहती है जितने भी बायोलॉजिकल और अदर सैंपल्स हैं जिनको वो एनालाइज करते हैं जिनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं. फिर जो मैकेनिज्म होता है फॉर द सिस्टमिक कलेक्शन वैलिडेशन एंड द फॉलोअप ऑफ द डेटा तो इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड. So it also essential that the data are comparable both nationally and internationally so that they may be used for the benefit of all. तो जो मैकेनिज्म होता है सिस्टमिक कोलैबोरेशन का, वैलिडेशन का और फॉलोअप का, तो ये एक तरीके से नेशनली और इंटरनेशनली तो दोनों के डेटा को कंपेयर करके जो असेंशियल एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होती है तो वो प्रोवाइड की जाती है. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल. देन let's talk about the contingency planning for the chemical incident and the disaster. तो जितने भी पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स रहते हैं वो एक तरीके से जो भी मेजर केमिकल इंसिडेंट्स रहते हैं या डिज़ास्टर्स रहते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस रहती है अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशंस तो वो प्रोवाइड करते हैं. इन द इमरजेंसी कंडीशंस में आपको क्या नेसेसरी जो कदम रहते हैं वो उठाने हैं आपको. एंड बाय टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन कॉन्टीजेंसी प्लानिंग एंड एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग, तो प्रॉपर जो ट्रेनिंग रहती है और प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है तो उसके बारे में एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये लोग. और वो लोग एक तरीके से जितने भी एपिडेमोलॉजिकल फॉलोअप रहते हैं तो उस और अदर जितने भी रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं तो उनमें एक तरीके से टेक पार्ट लेते हैं और वेयर अप्रोप्रिएट और कोलैबोरेटिंग एंड एक्टिंग इन कंसर्ट विद अदर बॉडीज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल. तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन और कंट्रोल में अगर कोई दूसरी बॉडी भी वर्क करी तो उनके साथ में कोलैबोरेशन में वर्क करके ये लोग सब तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वाया देयर एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम. So a national or the regional poison information center can serve to centralize and coordinate such activities. तो जितने भी नेशनल और रीजनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स रहते हैं तो वे एक तरीके से सेंट्राइज और कोऑर्डिनेट करते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ में. फिर अगर इससे रिलेटेड बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेसिकली जो भी जितने भी बेनिफिट्स होते हैं तो द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स ऑफर कंसिडरेबली डायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट्स by reducing the mobility and mortality from poisoning and enabling the community to make significant saving in healthcare cost. तो बेसिकली जितनी भी मोबिलिटी और मॉर्टलिटी रेट रहती है जो कि पॉइजन के थ्रू हो रही है तो उसमें एक तरीके से सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं बाय सेविंग द हेल्थ केयर कॉस्ट. अब जो माइल्ड पॉइजनिंग केसेस होते हैं तो उनको भी फर्स्ट एड मेजर से ट्रीट किया जाता है बाय नॉन हॉस्पिटल मेडिकल पर्सन्स एंड आर क्विकली रिकॉग्नाइज्ड. जो कि आपको क्विकली रिकॉग्नाइज हो जाए तो ऐसे माइल्ड पॉइजनिंग केसेस जो रहते हैं वो फर्स्ट एड मेजर से भी प्रिवेंट किए जाते हैं. तो स्पेसिफिक एंटीडोट्स, थेरेपेटिक एजेंट्स या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं तो ये कैन बी मेड मोर इजीली अवेलेबल थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टॉक और रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड द सेविंग लाइफ्स.
So center also help to prevent the unnecessary use of the स्पेशल एंटीडोट्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो ये सेंटर जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं कि जो भी माइल्ड पॉइजनिंग वगैरह रहे तो उनको कोई भी पर्सन जो ट्रेंड है उनको ट्रीट कर सके। तो ये सारे कॉस्ट वगैरह से भी बच सकते हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके देने पड़ते हैं उनसे। सो इस वे में भी ये लोग जो सेंटर रहते हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। So the case data collected by the center provide an epidemiological basis for the local toxicovigilance and contribute to the international fund of the knowledge about the human toxicology and management of the poison patient. तो ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी और मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजन पेशेंट्स को कैसे डील करना है तो उसके बारे में भी नॉलेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। So the education and the training provided by the poison information centers enable professional health worker and the general public to recognize and avoid the danger of the poisoning and to take effective action when poisoning incident occur। तो जब भी poisoning incident occur होते हैं तो तब necessary जो भी actions होते हैं तो कैसे लेने हैं effective actions तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्लस उनको उन जो पॉइजन इंसिडेंट है उनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे और कैसे उन डेंजर्स को अवॉइड कर सकते हो। तो इस बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.